आज का प्रोग्राम है हमारा स्पेशल ईद एपिसोड और आप सबको देखने वालों को, तमाम दुनिया में हमारे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमने सोचा कि ईद के हवाले से गुफ्तगू भी उन्हीं लोगों से की जाए जो कि दयारे गैर में बसने वाले पाकिस्तानी हैं और अपनी अपनी जगहों पर अपने अपने मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इस वक्त हमें आप से जिस शख्सियत की मुलाकात करवानी है उनके इंट्रोडक्शन से पहले वो लोग जो कि ओ लेवल्स और ए लेवल्स के इम्तिहानात देते हैं, उनके वालिदैन उन्हें हमेशा एक नाम ज़रूर बताते हैं और ये ऐसा नाम है, बल्कि यूँ कहिए कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके वालिदैन, उनके असातिज़ा उनके सामने ये एक नाम ज़रूर रखते हैं। और ये नाम एक ऐसा नाम है कि जिसने शोहरत उस वक्त हासिल की कि जब इन्होंने ओ लेवल्स और ए लेवल्स में, ओ लेवल्स में इन्होंने 9 एज़ लिए और ए लेवल्स में इन्होंने कोई 22 एज़ लिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, दुनिया हिल गई, पाकिस्तान हिल गया कि भाई ये क्या मामला हुआ। अली मोइन नवाजिश साहब के नाम से आप वाकिफ़ होंगे और अली मोइन नवाजिश साहब जो हैं वो इस वक्त कनाडा में मुकीम हैं और वहाँ पर अपनी जो तालीम है उसका सिलसिला इन्होंने अभी तक जारी रखा हुआ है। कनाडा में ये पीएचडी कर रहे हैं। इनसे हम ज़रा बात करते हैं, इनको ईद की मुबारकबाद भी देते हैं और इनसे ज़रा इनके सफ़र के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि भाई ये जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान का, कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और थैंक यू फॉर दैट काइंड इंट्रोडक्शन। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के बड़े ट्रॉमेटिक वक्त उन्हें याद करा दिए होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। हर स्टूडेंट के लिए जो है मतलब बड़ा ट्रॉमेटिक सा होता है कि वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, बड़ी मेहनत करता है, फिर नंबर आते नहीं है और फिर उसके बाद वालिदैन जो कंपैरिजन कर रहे होते हैं सबसे कि देखो उसने तो ऐसा कर लिया और उसने तो वैसा कर लिया। ये आपको अभी तक वो हिचकियाँ आती हैं कि कहीं ना कोई याद कर रहा होता है आपको, या तो स्टूडेंट्स या वालिदैन? नहीं, मैं सबसे ना जब भी किसी से मिलता हूँ तो मैं ब्लैंकेट माजरत कर लेता हूँ कि अगर आपके वालिदैन ने मेरा नाम लिया हो तो मैं एडवांस में ही मैं अपोलोजाइज कर लेता हूँ। और मैं भी ना उसी जगह था, मैं भी ऐसा स्टूडेंट, मेरे वालिदैन भी, क्योंकि मैं बचपन में कभी इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था, तो मुझे भी वही कंपैरिजंस मिलते थे, तो मैं उस दर्द को ज्यादा अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। तो आपका कंपैरिजन किससे किया जाता था? मेरा कंपैरिजन मेरे मेरे कजिन थे उनसे किया जाता था, और मजे की बात यह है कि वो हमेशा फर्स्ट आते थे और मैं क्लास में 10th 15th 16th इस तरह चलता था। तो खैर ओ लेवल्स आए, तो थोड़ी सी पढ़ाई शुरू की, थोड़ी सी मेहनत की, तो अच्छा रिजल्ट आ गया। तो आयरनी ये थी कि मेरा कजिन बेचारा वो फिर उसके उसके काफी नाजुक हालात हो गए और मेरे अच्छे ग्रेड्स आ गए। तो खैर मेरा उनसे कंपैरिजन होता था और वो ही हेट्स इट जब भी मैं ये स्टोरी सुनाता हूँ, लेकिन मैं मेरी कोशिश होती है जरूर सुनाऊं कि कहीं तो बदला पूरा करूं। हाँ, ये बदलाव पूरा हुआ है वाकई। लेकिन मुझे बताएं कि वो जो एक यूं कहें कि आपकी आपकी जो पोजीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी और फिर उसके बाद ओ लेवल्स और ए लेवल्स में आपने वो कमाल किया कि जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। तो ये जो चेंज था, चेंज ऑफ हार्ट कहें इसको, चेंज ऑफ माइंड कहें, ये चेंज कैसे हुआ? क्या कोई मोटिवेशन थी इसके पीछे, कोई इंस्पिरेशन थी या कुछ क्या था? अच्छा, आई आई थिंक देखिए, मोटिवेशन मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है हर काम में कि जो चीज़ आपको समझ आना शुरू हो जाए, या जो काम आप सक्सेसफुली जिसमें आप सक्सेसफुल होना शुरू हो जाए, तो आपकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। हम्म। उस चीज़ की आपको मोटिवेशन नहीं होती जिस अगर पढ़ाई के लिए अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपके नंबर बुरे आ रहे हैं, तो आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है। मुझे अच्छे कुछ टीचर्स मिले जिन्होंने बड़ा असिस्ट किया, और उस वक्त मुझे याद है कि यूट्यूब नई नई आई थी, तो उस पर बहुत सारी वीडियोस और चीज़ें मिल जाती थी देखने के लिए, जिससे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे। तो वो बस इसी तरह सिलसिला शुरू हुआ कि कोई ओवरनाइट चेंज नहीं थी, कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आना शुरू हो गई, मोटिवेशन बढ़ गई, और फिर पढ़ाई शुरू कर दी, उसके रिजल्ट आना शुरू हो गए। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि देखें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रिसोर्सेज अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं हम्म। कि आज से 20-30 साल पहले अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती थी, उसको या लाइब्रेरी जाना पड़ता था या अपने उस्ताद से अगले दिन मिलने का इंतजार करना पड़ता था। बट अब दुनिया बदल गई है, अब तो यूट्यूब या गूगल भी नहीं करना पड़ता, अब एआई आ गया। आप कुछ भी पूछें, आपको आप सवाल की पिक्चर उसको भेज दें कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वो उसका आपको जवाब और आपको इतना बेहतरीन तरीके से 10 दफा समझा देगा। तो अब तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आई थिंक जस्ट क्या कहते हैं, पहला कदम आपने उठा लिया तो आगे मोटिवेशन भी साथ आ जाती है, चीज़ें भी अब इतनी ईजी हो गई हैं। अच्छा, लेकिन ये कभी कभी ऐसा लगता है मुझे पर्सनली कि जो अबंडेंस ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड ईज जो कि स्टूडेंट्स को मिल गई है, ये कभी कभी इन इटसेल्फ ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपके पास हर चीज़ अवेलेबल होती है तो आप शायद उसके उसको जो है वो लाइटली लेना शुरू कर देते हैं। हाँ, ये देखें, अब एक
एक पेडोलॉजिकल और एक फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, अब ये एक सफर है इंसानियत का ना, कि हर चीज हर जनरेशन के लिए जो है वो इजी हो जाती है। कहते हैं कि एक जनरेशन के जो चैलेंजेस होते हैं वो दूसरी जनरेशन के टेकन फॉर ग्रांटेड चीजें होती हैं। हाँ। तो कैलकुलेटर की आप मिसाल ले लें कि जब कैलकुलेटर नहीं था तो हर कैलकुलेशन कितना टाइम लगता था करने में, अब कैलकुलेटर 1 सेकंड में कर देता है। फिर कंप्यूटर आ गए, तो फिर वो हम शोल्डर ऑफ जाइंट्स पे स्टैंड करते हैं ना, तो मैं तो उसको नेगेटिव नहीं लेता। हाँ, अलबत्ता मैं ये जरूर कहता हूँ कि अब आप वो काम अगर आपके लिए इतना आसान हो गया तो उसको आप आगे कितना लेके जा सकते हैं अगली जनरेशन के लिए। तो आई बिल्कुल। थिंक ये हमारी अगली जनरेशन का चैलेंज होगा। अच्छा, आपने एक और बात की थी कि वो कोई कुछ असातिज़ा आपको ऐसे मिल गए कि जिन्होंने अच्छे तरीके से पढ़ाना इस तरह शुरू किया कि चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल में कि वो उस्ताद ऐसा हो कि जो कि आपके दिल में उस सब्जेक्ट के लिए मोहब्बत पैदा कर दे, तो काम आधा हो जाता है आपका। तो वो जो उस्ताद है वो आपको मिले। अब हमारे जो निज़ाम तालीम है, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम अगर हम बात करें, वो जो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें भी ज़ाहिर है कुछ अच्छे तो असातिज़ा होते हैं, लेकिन ओवरऑल वो जो स्टैंडर्ड ऑफ टीचर है वो कहाँ है? अच्छा, टीचर्स का तो बहुत अहम रोल होता है, और स्पेशली जब हम स्टूडेंट्स थे तो टीचर जो था वो सिर्फ पढ़ाता नहीं था, हमारी तरबियत भी करते थे, हमारी काउंसलिंग भी करते थे, हमारी प्रॉब्लम्स भी सुनते थे। मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली आज टीचर्स का वो रोल नहीं रहा, क्योंकि एक तो एजुकेशन में कमर्शलाइजेशन भी आ गई है। एक हायर क्लासेस में टीचर्स जो हैं वो 3 3 4 4 जगह पढ़ा रहे होते हैं। उसके अलावा टीचर्स की कोशिश होती है कि ट्यूशन हो जाए या अकेडमी हो जाए। मैं मतलब उनको फुली ब्लेम भी नहीं करूंगा, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम एक जो वो प्रोफेशन था टीचिंग का, एक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, जिसमें प्राइमरी गोल जो था वो इकोनॉमिक नहीं था, वो स्टूडेंट की वेल बीइंग था, वो मेरा ख्याल है बैक बर्नर पे चला गया। दूसरा, गवर्नमेंट स्कूल्स में अकाउंटेबिलिटी नहीं है टीचर्स की, टीचर एब्सेंटीइज्म बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, टीचर्स को फायर करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं। अब मुझे लगता है लेकिन एक जो पॉजिटिव चीज़ हुई है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, कि अब टीचर्स का रोल है, बट टेक्नोलॉजी बहुत हद तक उसे ऑगमेंट कर सकती है, जिस तरह ये चैट जीपीटी, जेमिनाई हो गए। लेकिन जहाँ टेक्नोलॉजी आपके लिए चीज़ें बहुत आसान कर रही है, वहाँ एक चैलेंज ये है कि आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप फ़ोन पे डूम स्क्रोलिंग, जो पिछले साल का वर्ड ऑफ द ईयर था ऑक्सफोर्ड का, जी। कि आप बस टिकटॉक खोलें या सोशल मीडिया खोलें और आप रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं टू योर डूम। तो अब वो डिस्ट्रैक्शंस को भी स्टूडेंट्स को अवॉइड करना है, मोटिवेशन रखनी है। और इसमें मेरा ख्याल है एक सोसाइटल और एक पेरेंट्स का जो रोल है, पेरेंट्स ने भी जो ज़्यादा स्कूल्स या टीचर्स पर डाल देते हैं, उसको वो भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि बच्चों को मोटिवेट करें। क्योंकि टूल्स अब इतने अवेलेबल हैं कि अब मुझे लगता है कि एक्सक्यूज ऑफ नॉट डूइंग वेल बहुत कम हो गए हैं। अच्छा, ये चूंकि आपने डूम स्क्रोलिंग का जिक्र किया, आप कितना ज़्यादा स्क्रोलिंग करते हैं, इस तरह की जो फारिग औकात वाली स्क्रोलिंग होती है, और अगर नहीं करते तो फिर बचते किस तरह हैं इससे? नहीं, मैंने पिछले साल ये नोटिस किया कि बहुत टाइम ज़ाया हो रहा था। अब बैठे हैं सोफे पे, बैठे हैं आप, बस शुरू हो गए हैं। और बेसिकली साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हैं कि वो जो एल्गोरिदम्स हैं वो डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं कि आपको मैक्सिमम एंगेजमेंट रखें। क्योंकि देखें, सोशल मीडिया कंपनीज पैसे ही तब बनाती हैं जितना ज़्यादा टाइम आप उनके प्लेटफॉर्म पे लगाते हैं। तो एक रील देखी, दूसरी देखी, बीच में ऐड आए, तो आपसे पैसे बन रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वर्ड ऑफ द ईयर था डूम स्क्रोलिंग के साथ, वो था ब्रेन रॉट। यानी डूम स्क्रोलिंग आप करते हैं तो आपका ब्रेन रॉट रॉट कर हो जाता जाता है। है। तो एक कॉन्शियस डिसीजन मैंने पिछले साल लिया कि नहीं, आई विल नॉट। और अगर मैं रील्स देखना शुरू हूँ भी तो बस आई जस्ट स्टॉप एट 1 और 2, और मैं कहता नहीं, गेट टू समथिंग मोर प्रोडक्टिव। सही है, ये कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है इसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, इतनी इजी डिस्ट्रैक्शन है, टीवी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, रील्स, इंस्टाग्राम, आप किधर किधर से आपके पास कंटेंट आ रहा होता है। अब उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, कि आपने अपने दिमाग में फिल्टर लगाना है कि मेरा टाइम वैल्यूएबल है। देखें, हम सबसे एक जो अनफॉर्चुनेट बात और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है, कि हम अपने आप को सबसे कम वैल्यू देते हैं और चीज़ों को सबसे ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू वैल्यू देते हैं। देते हैं। एक 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 इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ से मेरी गपशप लगी थी, उन्होंने बड़े मजे की बात की। उन्होंने कहा, देखें, आप मोबाइल फोन लेते हैं ना, तो आप उस पे फौरन स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगाएंगे, आप उसके ऊपर वो केस भी लगाएंगे कि गिरे तो टूटे ना, उसको कुछ हो ना। लेकिन
मोटरसाइकिल पे बैठेंगे तो हेलमेट नहीं लगाएंगे, रोड क्रॉस करेंगे तो जीब्रा क्रॉसिंग नहीं देखेंगे। पता नहीं क्यों हम, शायद ये कलोनियलिज्म की वजह से भी है कि हम अपनी जिंदगी को बड़ा डी वैल्यू करते हैं और चीज़ों को बड़ा वैल्यू करते हैं। तो हमें अपनी वैल्यू को एहसास, हमें अपने टाइम की वैल्यू का एहसास करना चाहिए कि भाई हम ये जो टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ये हम अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, बट पॉजिटिव इंटरटेनमेंट जो आपको ग्रो करे। आप कोई अच्छी किताब पढ़ लें, आप कोई अच्छी आप न्यूज़ पढ़ लें, आप बहुत सारे प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरी बेगम तो मुझे बहुत डांटती है जब वो मेरे हाथ में इस तरह मोबाइल देखती है, और देखती है ना वो अंगूठा हिल रहा होता है वो स्क्रॉलिंग करते हुए एक खास तरीके से, तो वो बड़ी डांट पड़ती है ज़बरदस्त। आपके साथ भी ऐसा ही होता है, होता था? और बिल्कुल ऐसे ही होता है। और मेरा ख्याल है ये काफी सारे मर्द हजरात इस पे एग्री करेंगे कि अब तो मोबाइल फोन वॉशरूम में लेके जाने पर पाबंदी लग चुकी है। और मेरा ख्याल है दैट्स बिन फॉर द बेस्ट। वॉशरूम के दरवाजों पे लिख दिया जाए कि मोबाइल फोन्स नॉट अलाउड, ये नॉट। ज़रूरी है। अच्छा, आपने जर्नलिज्म भी पढ़ा और आपने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी, ये तो खुद मतलब वो जो ब्रेन रॉट करने वाले सब्जेक्ट्स हैं ये, तो ये सब्जेक्ट्स आपने चुने और अब आप पीएचडी कर रहे हैं। वो पीएचडी किस सब्जेक्ट में है, थोड़ा सा इस सफ़र के बारे में भी बताइएगा। सो पीएचडी सेम कंटिन्यूएशन, जर्नलिज्म, न्यूज़ प्रोडक्शन पाकिस्तान के हवाले से कि न्यूज़ प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैसी हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, सेंसरशिप कहाँ है, सेल्फ सेंसरशिप कहाँ है। तो दैट्स ये मेरा प्राइमरी टॉपिक है। तो यस, नहीं, आई डोंट थिंक कि ये देखें, पॉलिटिक्स जो है और जर्नलिज्म जो है, इसको हम फजूल में बुरी रैप देते हैं। हमारे जो दुनिया का सिस्टम है वो पॉलिटिकल है। दुनिया की बिल्कुल। जितनी एडवांसमेंट है, आप उसको क्रेडिट देंगे कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम ने उसको वन वे और अनदर इनेबल भी किया है, सपोर्ट भी किया है। तो आई थिंक सिस्टम्स को पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। बट ऑब्वियसली यस, क्या कहते हैं, चैलेंजिंग होता है, थोड़ी सी डिप्रेशन, स्पेशली जब हम पाकिस्तान की के बारे में पढ़ते हैं, फिक्र करते हैं और कंपेयर करते हैं दूसरे ममालिक के साथ। लेकिन ऑब्वियसली पार्ट ऑफ द जर्नी। अब हम हमारी जनरेशन है, हमारा एक रोल है इस मुल्क के लिए, तो उसको आगे लेके चलना है। तो एब्सोल्युटली, बिल्कुल एल्बोज। बिल्कुल। यस।